नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति आवरण कार्यक्रम का तीसरे दिन भव्य समापन हो गया। वहीं समापन अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज सहित अनेक संत महात्मा और वीवीआईपी हस्तियां मौजूद रहे। अंतिम दिन आयोजित यह कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुदेव समाधि मंदिर में मूर्ति का विधिवत अनावरण किया। कार्यक्रम को लेकर सप्तऋषि आश्रम और उसके आसपास कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वहीं पूरा क्षेत्र सुरक्षा घेरे में रहा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी। मैं आज केवल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और योगी जी का और मनोहर खट्टर जी का और सभी पूज्य संत गणों का और आए हुए देश दुनिया से सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। करते हैं स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। माननीय दिनेश जी बैठे हैं, भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं, माघ मेले के शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। अनावरण के अवसर पर मैं देशवासियों के मैं कह सकता हूं उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले पूज्य गुरुदेव के स्मृतियों को नमन करते हुए भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर जिस तरह से राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल आज सर ये सारे के सारे लोग, ये स्टीव जॉब हो, भारत में एक बहुत बड़ा भविष्य देखते हैं। एलन मस्क कहता है कि अगर कोई भविष्य कहीं है तो वो भारत में है, और ये भारत में अगर भविष्य दिखाई दे रहा है एलन मस्क को, तो इसका अर्थ है कि इसमें हमारे आध्यात्मिक गुण, हमारे परिवारों की एकता है, हमारा परस्पर का समन्वय है।
हम अलग अलग पंथों में बटे होने पर भी आध्यात्मिक गलियारे में एक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उनके द्वारा पुलिस प्रशासन और विशेषकर हमारे यहाँ के डीएम, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ के हमारे सफाई जो सहयोगी थे, सफाई करने वाले हमारे सहयोगी सदस्य, उन सबका ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सफलता आज हमें दिखाई दे रही है, इसमें पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के हमारे सहयोगों का बहुत बहुत सहयोग है। आपने सकारात्मक विधेयक विचारों को प्रसारित किया। मैं हरिद्वार के प्रेस क्लब का और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने समाचारों को बहुत ही विधेयक, सकारात्मक, सार्थक और वो यथार्थपरक स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने सहयोग, विकास और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री को शॉल और हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड की किट भी भेंट की गई। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड रायपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम और जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में 587 लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच और समस्याओं का त्वरित समाधान है। आम आदमी जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता, जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता, तहसील मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रदेश की हर न्याय पंचायत जन जन के द्वार जनता जन जन की सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अब इसका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आम आदमी जब सारे अधिकारी एक जगह पर एकत्रित होंगे, पूरा जिला प्रशासन एकत्रित होगा, तो निश्चित रूप से जनता की जो शिकायतें हैं, जो छोटी छोटी शिकायतें हैं, उनका तत्काल वहीं पर निस्तारण होना और जो शिकायतें ऊपर के स्तर के उन पर जनपद के स्तरीय अधिकारियों की गंभीरता के साथ उनका रूटीन के साथ जो शासन में जाएगी, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी है और आम आदमी को इससे निश्चित रूप से सुकून मिलेगा। आज इसी कड़ी में ये द्वारा में ये आयोजन किया गया था, जहाँ पर 80 शिकायतें आई और ज़्यादातर शिकायतों का यहीं पर निदान हो गया और कुछ शिकायतों को टाइम बाउंड निर्देश दिए गए कि इतने दिन के अंदर उनका निशान कर दिया जाए ताकि हमारे को राहत मिल सके। किस तरह की शिकायतें सबसे ज़्यादा? पहाड़ी इलाका है, रास्तों की शिकायतें हैं, कुत्तों की शिकायतें हैं, शिकायतें पानी पीने का पानी की थी, शहरों की थी और एकाध स्कूलों में क्लस्टर का कंसेप्ट है, उसके काफ़ी कुछ जगहों का बनना था और कुछ बिजली पे टॉपिक को लेकर के समस्याएं थी, तो मिला करके ज़्यादातर समस्याओं का जो ये बृहद कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें जन जन के द्वार जन जन की सरकार में सभी विभाग, हमारे सामाजिक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी लोग हमारे दूरस्थ न्याय पंचायतों में जाकर उसके जनता के द्वार पर ही सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सर्विसेज चल रही हैं, स्कीम चल रही हैं, उनका लाभ उनको डोर स्टेप पर देने का ही प्रयास है। तो इस क्रम में जिला देहरादून में ये आज हमारा 32nd शिविर है द्वारा हमारे क्षेत्र में और आज भी हमारे लगभग 100 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि जिसमें बिजली, पानी, सड़क को हम किस तरह से और सुलभ बना सकते हैं, कहीं पर कोई कोऑर्डिनेशन है आपस में डिपार्टमेंट्स में या शासन से कोई परस्यू करना है, हमारा कोई प्रस्ताव चल रहे हैं, तो वो हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा भी आज सारे जो जितने प्रकरण थे उन पर निर्देश प्रदत्त कर दिए गए हैं और कुछ प्रकरण उन्होंने शासन में स्वयं कोऑर्डिनेशन के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा हमारे जितने कृषि उद्यान के यंत्र हैं, जितने हमारे आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य जांचें, हमारे पेंशन्स, हमारे जितने भी दिव्यांग के उपकरण, वो सारे ऑन द स्पॉट वितरित किए गए हैं और करीब 250 प्रतिभागियों द्वारा यहाँ पर लाभ उठाया गया है। ये हमारा एक सेंट्रल क्षेत्र है जहाँ पे आसपास की कई ग्राम पंचायतों से दूर दराज से लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया
और कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें क्षेत्र रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उनको भी टाइम बाउंड करते हुए वो रिपोर्ट्स कॉल की गई हैं और उनको फिर एक्ट अपॉन किया गया। 8 फरवरी को प्रस्तावित सर्वदलीय महापंचायत को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार को विफल बताया। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने हत्यारों को उम्र कैद दिलाई है और जन भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच भी जारी है। नगर निगम काशीपुर के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में विकास की एक नई इबारत लिखी गई। इस मौके पर जो आंकड़े सामने आए वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महापौर दीपक बाली की जोड़ी की कार्यकुशलता का सीधा प्रमाण है। मुख्यमंत्री के विजन और महापौर के धरातली संघर्ष का ही नतीजा है कि पिछले 1 साल में 121 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 798 योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। और यहां पर बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। शारदा कॉरिडोर शिलान्यास का आज कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें करीब 10:50 पर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, साथ ही मां खिचड़ी कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। करीब 12 बजे एनएचपीसी चंपावत में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में भी सीएम धामी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में भी हिस्सा लेंगे। करीब 3 बजे टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। लगभग 4:15 पर विंटर कार्निवल में शामिल होंगे सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। आपको बता दें करीब 10:50 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही मां खिचड़ी कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। करीब 12 बजे एनएचपीसी चंपावत में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में भी सीएम धामी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में भी हिस्सा लेंगे। करीब 3 बजे टूर्नामेंट में सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। लगभग 4:15 पर विंटर कार्निवल में शामिल होंगे। सीएम धामी के आज तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, तमाम कार्यक्रमों में सीएम धामी इस दौरान शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने 16 फरवरी को जनहित के मुद्दों को लेकर राजभवन घेराव का ऐलान किया है। पार्टी कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राजभवन घेराव से ही पार्टी में एकजुटता की कमी दिख रही है और चुनाव तक कांग्रेस में दरार और बढ़ेगी। लिखित मिलाकर के लगभग 50 शिकायतें यहाँ पर दर्ज हुई हैं और इसमें से 32 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। ज़्यादातर शिकायतें जो थी वो राशन कार्ड में नाम चढ़ाने को लेकर के थी। कुछ शिकायतें पैमाइश की थी और कुछ शिकायतें जो है इसकी थी कि उनको जो योजनाओं का लाभ है वो समय से मिल जाए। लेकिन इसका संज्ञान ले लिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को जो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उसमें अलग से निर्देशित किया गया है कि उसके लिए देखिए क्या संभव हो सकता है। तो स्कूल भवन, हाँ, इसके लिए बीओ को निर्देशित किया गया है। ठीक है। जन की सरकार आपके द्वार, इसके तहत जो हमारे गांव का भी चयन हुआ और हमारे यहाँ से आज जन की सरकार का कैंप लगा, तो मैं सभी अधिकारियों का भी हार्दिक इस्तेमाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये जो गरीब लोग जनता कार्यालय के चक्कर काटती थी, आज उसी जनता को सुनने के लिए अधिकारीगण इनके घर पर आए, इन कैंप किया यहाँ पर, और ये जो समस्या थी उनका निस्तारण मौके पे हुआ। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव का चयन हुआ और क्षेत्र में इस तरीके की योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे आम जनता को, गरीब जनता को लाभ हो रहा। कार्यालय के चक्कर ना काटकर अपने घरों में आकर उनकी समस्याओं के समाधान हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। और मैं मेरे अपने सुझाव भी, मेरे यहाँ पंचायत में 2-3 काम, बड़े काम थे जो यहाँ नहीं थे। जैसे कि हमारे यहाँ से कोई प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल नहीं था, उसका प्रस्ताव रखा जो मौके पर ही उन्होंने उसका निस्तारण करा और घोषणा की। और दूसरा, आंगनबाड़ी भवन नहीं आया था हमारे यहाँ। और तीसरा, खेल का मैदान नहीं था।
और चौथा हमारे यहाँ जो मतदाता पोलिंग बूथ पर जाते हैं वो दूसरे गांव में जाना पड़ता था 2-2 किलोमीटर चल के। आज वो यहीं से हमने पोलिंग बूथ की भी मांग की है। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान है। वहीं शिविर में 50 समस्याएं दर्ज की गई, जिनमें से 35 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। लिखित मिलाकर के लगभग 50 शिकायतें यहाँ पर दर्ज हुई हैं और इसमें से 32 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। ज़्यादातर शिकायतें जो थी वो राशन कार्ड में नाम चढ़ाने को लेकर के थी। कुछ शिकायतें पैमाइश की थी और कुछ शिकायतें जो है इसकी थी कि उनको जो योजनाओं का लाभ है वो समय से मिल जाए, लेकिन इसका संज्ञान ले लिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को जो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उसमें अलग से निर्देशित किया गया है कि उसके लिए देखिए क्या संभव हो सकता है। तो स्कूल बहुत हाँ, इसके लिए बीओ को निर्देशित किया गया है। ठीक है। जन की सरकार आपके द्वार, इसके तहत जो हमारे गांव का भी चयन हुआ, हमारे यहाँ से आज जन की सरकार का कैंप लगा, तो मैं सभी अधिकारियों का भी हार्दिक इस्तेमाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये जो गरीब लोग जनता हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रस्तावित क्रिकेट मैच से पहले एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। टीम बेचने और मैच में हिस्सेदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप आयोजक विकास ढाका पर लगा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। हम एक ईवीसीएल टूर्नामेंट करा रहे हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ आईपीएल प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं और अब ना कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं, ना इनका ग्राउंड तैयार था, कुछ भी नहीं था इनके पास। सर खिलाड़ियों के नाम इन्होंने हमें बता रखा था कि इरफान पठान खेलेंगे, प्रवीण कुमार खेलेंगे, मनप्रीत गोनी खेलेंगे और भी काफी प्लेयरों के नाम थे। कितने पैसे आपने दिए थे? टीम खरीदी थी कौन सी? अब हमने इनको 23 लाख रुपए दे रखे अकाउंट में। सर टीम हमारी यूपी वॉरियर्स थी। फिर आपको कैसे पता लगा ठगी का? तो यहाँ आने के बाद पता चला हमें, जब हम यहाँ पे आए हमने देखा। किसने आपसे पैसे लिए थे? जिनसे आपकी बात हुई थी? जो ईवीसीएल कंपनी है उनके डायरेक्टर थे विकास ढाका जी, उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि हमारे पैसे की रिकवरी हो जाए, जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रशासन हमारी मदद करे। ऐसे कई लोगों के साथ ठगी की टीम में थे? हाँ, 6 फ्रेंचाइजी थी। अब हमें और को तो पता नहीं कौन कौन थी। और पूर्व विधायक भी है इसमें जो टीम खरीदने वाले, उनके साथ भी? शायद उनको, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कौन है कौन नहीं है। हमारा हेमंत शर्मा हरियाणा से। थैंक यू। उत्तराखंड सोल्जर नहीं, हमारी टीम में ये इन्होंने कहा था विकास जी ने कि इरफान पठान खेलेंगे, वो 8 या 9 तारीख को आएंगे। परवीन आए थे बीच में, परवीन आए थे तो पूरे टूर्नामेंट में परवीन रहेंगे और तमाम खिलाड़ियों की बात की। तो मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से माहौल क्रिएट होता जा रहा था, तो मैंने भी कोई टेस्ट खिलाड़ियों से, आईपीएल वालों से बात की। तो मैंने चलो हमने भी कुछ जिम्मा ले लिया कि चलो भाई कराते हैं। लेकिन फिर पता लगा कल मुझे हरियाणा वाले मिले, तो उन्होंने कहा सर आपका तो बहुत कम पैसा है, हम तो 23 लाख दे चुके हैं और हमारी 10 दिन से ना उसकी यूपी की टीम, इन्होंने आईपीएल और टेस्ट खिलाड़ी जो कर रखे थे फॉर्चून में, तो फॉर्चून में 10-12 लाख रुपए इन्होंने दे रखे हैं और 23 लाख इन्हें दे दिए। और अब इनका कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या, मैंने अभी वकीलों को बुलाया है। ठीक है, कप्तान साहब से हाँ मुलाकात की, हो गई। अब करते हैं इसको जैसा भी है। धन्यवाद। ईवीसीएल नाम के एक बहुत बड़ा लीग आयोजन करेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी बैराज, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास है, 300 से अधिक पक्षियों की आर्द्रभूमि है। यह क्षेत्र प्रवासी और देशी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है। वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ संरक्षण और पर्यटन विकास की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित कोसी बैराज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है। सिंचाई सुविधा होने के साथ साथ ये हजारों पक्षियों का आश्रय स्थल भी है।
इनमें सर्दियों के दौरान आने वाले कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। ये जगह पूरे साल देसी पक्षियों से गुलजार रहती है। यहाँ रंग बिरंगे पक्षियों के झुंडों को दाना चुगते और बेफिक्री के साथ इधर उधर टहलते हुए देखकर अक्सर राहगीर और पक्षी प्रेमी थम जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आर्द्र भूमि में समृद्ध जैव विविधता की वजह से एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की क्षमता है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता रहा है। हम लोग डेली यहाँ से गुजरते हैं और नजरअंदाज कर जाते हैं इस खूबसूरत एरिया को, पर अगर हम पक्षी विविधता की बात करें तो यहाँ पर काफी पक्षी देखे जाते हैं और जैसा कि आसपास के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और जो स्थानीय पक्षी हैं वो बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी इससे जो है लाभान्वित होंगे और संरक्षण के साथ साथ रोजगार भी सृजित होगा। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस क्षेत्र की क्षमता के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक रखरखाव का काम तभी तय किया जाना चाहिए जब अधिकांश प्रवासी पक्षी हजारों मील दूर अपने मूल आवासों में लौट जाएं। जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मसला है तो वो कई बार जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग बीच में वहाँ पे देख रहे थे कि वहाँ पर एक शायद ये इरिगेशन वालों का कुछ काम चल रहा है जो बड़ा अनटाइमली है। ये पता नहीं क्यों मार्च के बाद नहीं हो सकता। हमारे पास कई महीने रहते हैं जब पानी का लेवल कम हो जाता है, जब ये बहुत सारे आपके जो माइग्रेटरी पक्षी उसका उड़ जाते हैं और उसके बाद जब वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं या तो वो फीड करने आते हैं तो उस टाइम पे भी हो सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें अगर हम उसका ध्यान दें तो ये हमारे क्षेत्र का एक गर्व की एक एरिया हो जाएगा ये। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि वे पहले से ही आर्द्र भूमि को विकसित करने और इसे न सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यावरण शिक्षा के लिए भी एक केंद्र में बदलने की योजना पर काम कर रही हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो कोसी बैराज है वो एक बहुत अच्छा नेचर इंटरप्रिटेशन का सेंटर के रूप में डेवलप हो सकता है, जहाँ पर बर्ड्स पे मेनली फोकस किया जा सकता है। इसके बारे में हमारे द्वारा जो आगे जो प्लान किया जा रहा है वो ये है कि हम कोसी के आसपास बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करें, बर्ड्स की डिटेल जो है उसको वहाँ पर लोगों के लिए प्रदर्शित करें और वहाँ पर ऐसे साइनेजेस या साइन बोर्ड्स लगाए जाए जो बर्ड कंजर्वेशन भी, उनका जो बचाव है उस पर भी ध्यान दें और बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। इससे होगा ये कि पूरा क्षेत्र जो है वो पूरे देश में एक इम्पोर्टेंट जो बर्ड डेस्टिनेशन टाइप का है उसमें उभर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कॉर्बेट क्षेत्र में लगभग 600 पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इनमें से 300 से ज्यादा प्रजातियां अकेले कोसी बैराज में और उसके आसपास पाई जाती हैं, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।